आज हम जिस आज़ादी के साथ सुख चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं, यह असंख्य जाने अनजाने देशभक्त सूरवीर क्रांतिकारियों के असीम त्याग एवं बलिदान एवं शहादत की नींव पर खड़ी है। ऐसे ही अमर क्रांतिकारियों में शहीद भगत सिंह का नाम शामिल है, जिनका नाम लेने मात्र से ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। दोस्तों, भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था। सरदार किशन सिंह के घर श्रीमती विद्या देवी की कोख से जन्मे इस बच्चे को दादा अर्जुन सिंह एवं दादी जयकौर ने भागों वाला कहकर उनका नाम भगत सिंह रखा था। बालक भगत सिंह को भाग्य वाला बच्चा इसलिए माना गया क्योंकि उनके जन्म लेने के कुछ समय पश्चात ही स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण लाहौर जेल में बंद उनके पिता सरदार किशन सिंह को रिहा कर दिया गया। दोस्तों, बालक भगत सिंह में ही देशभक्ति परिवार के संस्कार कूट कूट के भरे हुए थे। एक बार उनके पिता सरदार किशन सिंह अपने मित्र से मेहता के साथ खेत में चले गए। दोनों मित्र बात कर रहे थे। इसी बीच भगत सिंह ने खेल खेल में ही खेत में छोटी छोटी डालियों की लकड़ियों को छोटे छोटे तिनके गाड़ दिए। यह देखकर उनके पिता ने पूछा, भगत यह क्या कर रहे हो? भगत ने तबाक से उत्तर दिया, पिताजी मैंने बंदूकें बोई हैं, इनसे मैं अपने देश को आज़ाद कराऊंगा। कमाल की बात यह है दोस्तों कि उस समय भगत सिंह की उम्र मात्र 3 वर्ष थी। भारत माँ को प्रतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने वाले इस लाल की ऐसी देशभक्ति के रंग में रंगी अनेक मिसालें हैं। साथियों, 5 साल की उम्र में उनका नाम पैतृक बंगा गांव के जिला बोर्ड प्राइवेट स्कूल में लिखाया गया। जब वे 11 वर्ष के थे, उनके साथ पढ़ रहे उनके बड़े भाई जगत सिंह का असामयिक निधन हो गया। इसके बाद सरदार किशन सिंह सपरिवार लाहौर के पास नवाकोट चले गए। प्राइमरी पास कर चुके बालक भगत सिंह को सिख परंपरा के अनुसार खालसा स्कूल की बजाय राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत लाहौर के डीएवी स्कूल में दाखिला दिलवाया गया। इसी दौरान 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन रॉलेट एक्ट के विरोध में देशवासियों की जलियांवाला बाग में भारी सभा हुई। जनरल डायर के क्रूर एवं दमनकारी आदेशों के चलते निहत्थे लोगों पर अंग्रेजी सैनिकों ने ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश कर दी। इस अत्याचार ने देश भर में क्रांति की आग को और भड़का दी। दोस्तों, यहीं पर भगत सिंह शपथ भी लेते हैं। भगत सिंह ने अमृतसर की जलियांवाला बाग की रक्त रंजित मिट्टी की कसम खाई कि वह इन निहत्थे लोगों की हत्या का बदला अवश्य लेकर रहेंगे। सन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया और देशवासियों से आह्वान किया कि विद्यार्थी सरकारी स्कूलों को छोड़ दें व सरकारी कर्मचारी अपने पदों से इस्तीफा दे दें। उस समय 9वीं कक्षा में पढ़ रहे भगत सिंह ने 1921 में गांधी जी के आह्वान पर डीएवी स्कूल को छोड़कर लाला लाजपत राय द्वारा लाहौर में स्थापित नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया। इस कॉलेज में आकर भगत सिंह यशपाल, भगवती चरण, सुखदेव, रामकिशन, तीर्थराम, झंडा सिंह जैसे क्रांतिकारी साथियों के संपर्क में आए। कॉलेज में लाला लाजपत राय व परमानंद जैसे देशभक्तों के व्याख्यानों ने अद्भुत देशभक्ति का संचार किया। साथियों, इसी समय घर वालों ने भगत सिंह पर शादी का दबाव डाला तो उन्होंने विवाह से साफ इनकार कर दिया। जब हद से ज्यादा दबाव बढ़ा तो देशभक्ति में रगत सिंह भगत सिंह देश की आज़ादी के अपने मिशन को पूरा करने के लिए 1924 में बीए की पढ़ाई अधूरी छोड़कर कॉलेज से चले गए। फिर वे केवल और केवल देशभक्तों के साथ मिलकर स्वतंत्रता के संघर्ष में जुट गए। कॉलेज से भागने के बाद भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त, अजय घोष, विजय कुमार सिन्हा जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। दोस्तों, यही वो समय था जब भगत सिंह उत्तर प्रदेश और पंजाब के क्रांतिकारी युवाओं को संगठित करने में लग गए। इसी दौरान भगत सिंह का एक प्रताप नाम का समाचार पत्र में बतौर संवाददाता अपनी भूमिका निभाई। इन्हीं गतिविधियों के चलते भगत सिंह की मुलाकात भारतीय इतिहास के सबसे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद से हुई। भगत सिंह को समाचार मिला कि उनकी दादी बहुत बीमार है, इसलिए घर आकर वे पंजाब में अपनी दादी से मिले। सन 1925 के अकाली आंदोलन ने भगत सिंह को फिर से सक्रिय कर दिया। अंग्रेज सरकार ने झूठा केस बनाकर भगत सिंह के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। भगत सिंह पंजाब से लाहौर पहुंच गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय होकर अंग्रेज सरकार की नाक में दम करने लगे। क्रांतिकारी बनने की दास्तां।
लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए अहिंसा आंदोलन में भाग लेने लगे, जिसमें गांधी जी विदेशी सामानों का बहिष्कार कर रहे थे। 14 वर्ष की उम्र ही में भगत सिंह ने सरकारी स्कूलों की पुस्तकें और कपड़े जला दिए। इसके बाद इनके पोस्टर गांव-गांव में छपने लगे। साथियों, 1 अगस्त 1925 को काकोरी कांड में भी भगत सिंह शामिल हुए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा पार्टी के लिए धन एकत्रित करने के उद्देश्य से हरदोई से लखनऊ जा रही 8 डाउन रेलगाड़ी के खजाने को लूट लिया। इस क्रांति में कुछ क्रांतिकारी पकड़े गए क्रांतिकारियों को छुड़ाने के लिए भगत सिंह ने भरसक प्रयत्न किए, लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हो सकी। मार्च 1926 में उन्होंने लाहौर में समान क्रांतिकारी विचारधारा वाले युवाओं को संगठित करके नौजवान सभा का गठन किया। इसके अध्यक्ष का उत्तरदायित्व रामकृष्ण को सौंप दिया। रामकृष्ण औपचारिक अध्यक्ष थे, जबकि मूल रूप से संचालन स्वयं भगत सिंह ही कर रहे थे। फिर इसकी शाखाएं देश के अन्य हिस्सों में भी खोली गईं। साथियों, जून 1928 में इसी तर्ज पर भगत सिंह ने लाहौर में ही विद्यार्थी यूनियन बनाई और क्रांतिकारी नौजवानों को इसका सदस्य बनाया। अंग्रेजी सरकार भगत सिंह के कारनामों से बौखलाई हुई थी। वह उन्हें गिरफ्तार करने का बहाना ढूंढ रही थी। उसे यह बहाना 1927 के दशहरे वाले दिन भी मिल गया। जब भगत सिंह तितली बाग से लौट रहे थे तो किसी ने दशहरे पर लगे मेले में बम फेंक दिया। भगत सिंह पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के इशारों पर वह बम चन्नड़-3 नामक एक अंग्रेज पिट्ठू ने फेंका था। भगत सिंह को गिरफ्तार करके बिना मुकदमा चलाए उन्हें लाहौर जेल में रखा गया। इसके बाद उन्हें बोस्टल जेल भेजा दिया गया। पुलिस की लाख साजिशों के बावजूद भगत सिंह जमानत पर छूट गए। जमानत मिलने के बाद भगत सिंह सक्रिय क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करने लगे। 8 अगस्त 1928 को देश भर के क्रांतिकारियों की बैठक फिरोज शाह कोटला में बुलाई गई। भगत सिंह के परामर्श पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। इस बैठक में क्रांतिकारियों के कई अहम प्रस्ताव पारित हुए। एसोसिएशन का मुख्य कार्यालय आगरा से झांसी कर दिया गया। भगत सिंह ने कई अवसरों पर बड़ी चालाकी से वेश बदलकर अंग्रेज सरकार को चकमा दिया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर पहुंचे। साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में भगत सिंह सहित समस्त क्रांतिकारियों व देशभक्त जनता ने डट करके किया। इसी समय जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा भयंकर गोलीकांड किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए। गोलियों से बचने के लिए बाग के एक कुएं में लोग कूदने लगे और एक के ऊपर गिरने लगे और इससे बहुत सारे लोग मारे गए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। पुलिस की दमनात्मक कार्रवाई में लाला जी को गंभीर चोटें आई और लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। 17 नवंबर 1928 को लाला जी स्वर्ग सिधार गए, जिससे क्रांतिकारियों का खून खौल उठा। दोस्तों, यही वो पल था जब भगत सिंह ने ठान लिया कि लाला जी की मौत का बदला हर हाल में अंग्रेजों से लेना है। इस कार्रवाई के सूत्रधार स्कॉट को मारने के लिए क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को एक योजना बनाई, लेकिन स्कॉट की जगह सैंडर्स को धोखे से मार दिया गया। इस काम को भगत सिंह, जयगोपाल, राजगुरु आदि ने मिलकर अंजाम दिया। इसके बाद तो पुलिस भगत सिंह की खून की प्यासी ही हो गई। कुछ दिन बाद क्रांतिकारी भगत सिंह ने कुछ काले बिलों के विरोध में असेंबली में बम फेंकने जैसी ऐतिहासिक योजना बनाई। क्रांतिकारियों से लंबे विचार विमर्श के बाद भगत सिंह ने स्वयं बम फेंकने की योजना बनाई, जिसमें बटुकेश्वर दत्त उनका सहयोग किया। बाहरों को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए भगत सिंह ने निश्चित समय के अनुसार असेंबली के खाली प्रांगण में हल्के बम फेंके और समाजवादी नारे लगाए। अंग्रेजी सरकार के पतन के नारों को बुलंद किया। पहले से तैयार छपे पर्चे भी फेंके। योजना अनुसार दोनों देशभक्तों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, ताकि वे खुलकर अंग्रेज सरकार को न्यायालयों के जरिए अपनी बात को समझा सकें। दोस्तों, 7 मार्च 1929 को मुकदमे की सुनवाई की अतिरिक्त मजिस्ट्रेट मिस्टर पुल की अदालत में शुरू हुई। दोनों वीर देशभक्तों ने भरी अदालत में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपने पक्ष को रखा। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत
मामला बनाकर सेशन कोर्ट को सौंप दिया। 4 जून 1929 को सेशन कोर्ट की कार्रवाई शुरू की गई। दोनों पर गंभीर आरोप लगाए गए। क्रांतिकारी भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने हर आरोप का सशक्त खंडन किया। अंत में 12 जून 1929 को अदालत ने अपना 41 पृष्ठीय फैसला सुनाया, जिसमें दोनों क्रांतिकारियों को धारा 307 व विस्फोटक पदार्थ धारा 3 के अंतर्गत उम्र कैद की सजा दी। इसके तुरंत बाद भगत सिंह को पंजाब की मियांवाली जेल और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। दोस्तों, इन क्रांतिकारियों ने अपने विचारों को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हाई कोर्ट में सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की। अंततः 13 जनवरी 1930 को हाई कोर्ट ने सुनियोजित अंग्रेजी षड्यंत्र के तहत उनकी अपील खारिज कर दी। इसी बीच जेल में भगत सिंह ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, जो काफी फेमस है युवाओं के बीच में। इसी दौरान सैंडर्स हत्या की केस की सुनवाई भी शुरू हो गई। एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया। अपने मनमाने फैसले देकर अदालत ने भगत सिंह के साथ राजगुरु सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में दोषी ठहराकर सजाए मौत का हुक्म दे दिया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने फैसले के विरुद्ध 14 फरवरी 1931 को पुनः हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन ये अपील भी खारिज कर दी गई। जेल में भगत सिंह और उनके परिवार वालों से मिलने का समय भी नहीं दिया गया। भगत सिंह का अपने परिवार के साथ अंतिम मिलन 21 को हो पाया। इसके 3 दिन बाद 23 मार्च 1931 को जालिम अंग्रेज सरकार ने इन क्रांतिकारियों को निर्धारित समय से पूर्व फांसी के फंदे पर लटका दिया और देश में कहीं न कहीं क्रांति की ज्वाला न भड़क जाए, इसी भय के चलते उन शहीद देशभक्तों का दाह संस्कार भी फिरोज शाह में चुपके चुपके कर दिया गया। इस तरह सरदार भगत सिंह शहीद आजम के रूप में भारतीय इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, कल भी सरदार भगत सिंह सबके आदर्श थे, आज भी हैं और आने वाले कल में भी रहेंगे, क्योंकि उन जैसा क्रांतिवीर न कभी पैदा हुआ और न कभी होगा। उनके सिद्धांतों और आदर्शों पर चलकर ही ये भारत उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकता है। तो दोस्तों, ये रही भगत सिंह की कहानी, जो कि हर देशभक्त के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, भगत सिंह की ये कहानी कैसी लगी और भगत सिंह से जीवन से आपने अपने जीवन में क्या आदर्श लिए हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने की क्या कोशिश की है, हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर हमें ये प्रयास, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बुलंद कीजिए, ताकि हम देशभक्ति पे और क्रांतिकारियों पे और भारत की स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन पे और भी अधिक वीडियो बना सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।